हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका प्रेम सर के इस चैनल पर। इग्नू के जून और दिसंबर एग्ज़ाम के लिए आज मैं लेकर आई हूँ BSOS 185 दृश्य के माध्यम से समाज। आज के इस सेशन में हम पिछले 5 साल के PYQ क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, ये पिछले साल के पेपर्स आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और एक एक करके सारे ही क्वेश्चन को लर्न करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रभावी ढंग से सामाजिक जीवन की सामाजिक सांस्कृतिक जटिलताओं को चित्रित करते हैं। आलोचनात्मक रूप से चर्चा कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न की उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। समाज को समझने के लिए केवल किताबों के शब्द काफ़ी नहीं होते। असल में दृश्य यानी कि तस्वीरें और फिल्में समाज की उन बारीक परतों को पकड़ लेते हैं जिन्हें लिखना बहुत कठिन है। जब हम किसी समाज का दृश्य देखते हैं तो हमें वहाँ के रिश्तों, सत्ता के ढांचे और छिपी हुई परंपराओं का पता चलता है। यह माध्यम समाज की एक ऐसी जीती जागती तस्वीर पेश करता है जो हमें उस संस्कृति के अंदर ले जाती है। तो इनका कहने का मतलब है, किसी भी चीज़ को हम तस्वीरों और फिल्मों के माध्यम से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन इसकी आलोचना भी की जाती है। कैमरा कभी पूरी सच्चाई नहीं दिखाता, वह सिर्फ वही दिखाता है जो कैमरा चलाने वाला हमें दिखाना चाहता है। हम इसे चुनिंदा सच्चाई कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं हम? चुनिंदा सच्चाई। अगर फिल्मकार का नज़रिया पक्षपाती है तो वह समाज की जटिलता को समझाने के बजाय उसे और उलझा सकता है या गलत तरीके से पेश कर सकता है। सीधे तौर पर एक उदाहरण की ओर से देखें तो मान लीजिए कि किसी गांव के त्योहार की फ़ोटो में केवल नाच गाना दिख सकता है, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि वे कौन लोग नाच रहे हैं और दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। यही सामाजिक जटिलता, जाति या वर्ग का चित्रण है। अंततः इस प्रश्न पे हम यह समझ सकते हैं कि हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। हम पूरी सच्चाई को नहीं देखते हैं। जो हमें कैमरामैन दिखाना चाहता है हम उसे ही देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिल्म में सूचक की आवाज़ को शामिल करने के लिए तरीकों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए अब हम लोग फिल्म में सूचक की आवाज़ के बारे में कुछ बातों को जानते हैं। फिल्म निर्माण में सूचक यानी इन्फॉर्मेंट वह व्यक्ति होता है जिसके जरिए हम कहानी समझते हैं। उसकी आवाज़ को फिल्म में शामिल करने के लिए शोधकर्ता मुख्य रूप से इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पहला तरीका को समझते हैं, जो है डायरेक्ट इंटरव्यू। इसमें सूचक कैमरे के सामने बैठकर सीधे बात करता है और यह तरीका बहुत ही भरोसेमंद लगता है, क्योंकि दर्शक को लगता है कि वह व्यक्ति सीधे उसे अपनी कहानी सुना रहा है। और यह तकनीक तब से सबसे अच्छी होती है जब हमें किसी के निजी संघर्ष को उन्हीं के शब्दों में सुनना हो। तो डायरेक्ट इंटरव्यू का क्या मतलब होता है? कैमरे के सामने बैठकर सीधी बात करना। और इसका मेन मकसद क्या होता है कि जब हम किसी से निजी संघर्ष को उनके बारे में उन्हीं से सुनना चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू काफ़ी अच्छा साधन है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा बिंदु, वॉइस ओवर। तो चलिए अब हम लोग वॉइस ओवर को देखते हैं। हम इसमें स्क्रीन पर समाज की गतिविधियां जैसे बाजार या काम चल रही होती है और पीछे से सूचक की आवाज़ सुनाई देती है। यह दृश्यों को एक नया अर्थ देता है। उदाहरण से समझें, मेहनत करते किसी कारीगर को देखते हुए उसकी आप बीती पीछे से गूंजना। यही आवाज़ और चित्र मिलकर दर्शक के दिल पर सीधा असर छोड़ते हैं। तो वॉइस ओवर में क्या होता है कि काम कोई और कर रहा होता है और वीडियो कोई और बना रहा होता है, जैसे कि कैमरामैन, और उसी की आवाज़ होती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न,
दृश्य पद्धति की उपयुक्तता की पहचान करने में शामिल प्रक्रियाओं पर चर्चा कीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। किसी भी रिसर्च में विजुअल मेथड का इस्तेमाल करने से पहले एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। यह केवल फ़ोटो खींचना नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक काम है जिसे चरणों में समझा जा सकता है। तो चलिए हम उनके चरणों को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला चरण है ज़रूरत की पहचान। सबसे पहले शोधकर्ता यह देखता है कि क्या उसका सवाल ऐसा है जिसे केवल तस्वीरों या वीडियो से बैठकर ही ढंग से समझा जा सकता है। तो ज़रूरत की पहचान में क्या करता है कि शोधकर्ता जो है देखता है कि क्या उनका जो सवाल है वो तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से ही बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा मुख्य बिंदु योजना, और इसे भी समझते हैं। इसके बाद यह तय किया जाता है कि कौन सा खास व्यवहारों का या घटनाओं को रिकॉर्ड करना है ताकि डेटा सही मिले। इसमें यह भी तय करना होता है कि कैमरे का एंगल क्या होगा। तो योजना में प्लानिंग के अंतर्गत क्या होता है कि एक प्लानिंग करना होता है कि कैमरे का एंगल क्या होगा, और इसका डाटा सही रखने के लिए किसी खास घटनाओं को रिकॉर्ड करना होता है। किसी भी हम ऐसे वैसे घटना को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, हम उसे योजना के तहत ही रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु सहमति, कंसेंट। लोगों को फिल्माने से पहले उनकी लिखित या मौखिक अनुमति लेना अनिवार्य है। यह नैतिकता का सबसे बड़ा हिस्सा है ताकि किसी भी प्राइवेसी खराब ना हो। तो अगर हम बिना किसी के कंसर्ट के वीडियो बनाते हैं तो यह काफ़ी गलत होगा, इसीलिए हमें उनको कैमरा में लाने से पहले उनकी कंसेंट मौखिक या लिखित रूप से लेनी पड़ती है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। निर्जातीय फिल्में बनाने में मानवीय विज्ञानियों के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मानव विज्ञानियों के योगदान निर्जातीय फिल्म बनाने में क्या क्या हो रहे हैं। निर्जातीय फिल्में केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनती, बल्कि संस्कृतियों को सहेजने के लिए बनती है। किसके लिए बनती है? संस्कृतियों को सहेजने के लिए। इस क्षेत्र में मानव विज्ञानियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कैमरे को एक ऐसी वैज्ञानिक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना सिखाया है। तो सीधे सीधे कहे तो मानव विज्ञानियों ने क्या किया है कि कैमरे को एक वैज्ञानिक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना सिखाया है। शुरुआती दौर में मानव विज्ञानियों ने उन समाजों का रिकॉर्ड बनाया जो दुनिया की नज़रों से ओझल थे। उन्होंने ही सहभागी अवलोकन को कैमरे के साथ जोड़ा, और इसका मतलब है कि फिल्म बनाते समय शोधकर्ता को उस समाज का हिस्सा बन जाना चाहिए ताकि लोग कैमरे के सामने सहज रहे और अपनी असली संस्कृति दिखा सके। उनके इसी काम की वजह से आज हमारे पास प्राचीन परंपराओं का जीवंत प्रमाण मौजूद है। उन्हें फिल्म निर्माण को एक वैज्ञानिक दर्जा प्रदान किया है उन्होंने। तो सीधे सीधे तौर पर कहें तो मानव विज्ञानियों ने क्या किया है कि फिल्म निर्माण को एक वैज्ञानिक दर्जा प्रदान किया है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे पांचवें महत्वपूर्ण प्रश्न पर। फिल्म निर्माण में शामिल नैतिक मुद्दों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए अब हम लोग फिल्म निर्माण में शामिल नैतिक मुद्दों की चर्चा करते हैं। फिल्म बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें नैतिकता यानी कि इथिक्स का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी की ज़िंदगी को पर्दे पर लाते हैं तो कुछ प्रमुख मुद्दे सामने आते हैं। सबसे पहला है सूचित सहमति। तो चलिए अब हम लोग सूचित सहमति को देखते हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा है और वह वीडियो कहाँ दिखाया जाएगा। उनकी मर्जी के बिना उनकी निजी ज़िंदगी को सरेआम करना नैतिक रूप से गलत है। तो किसी की कंसेंट के बिना उसके वीडियो को सरेआम करना कंसेंट बिना लिए सूचित सहमति के खिलाफ है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सटीक चित्रण, जो कि हमारा दूसरा बिंदु है।
फिल्म निर्माता को सच्चाई को बढ़ा चढ़ाकर या गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए। किसी समुदाय की गलत या अपमानजनक छवि दिखाना एक गंभीर नैतिक अपराध है। फिल्म वैसी ही रहनी चाहिए जैसा समाज असल में है, ना कि उसे अपने फ़ायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। तो यही सटीक चित्रण के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। समकालीन सामाजिक अनुसंधान में डिजिटल निर्याती के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। आज के दौर में जब हम अपना आधा समय इंटरनेट पर बिताते हैं, डिजिटल निर्याती जो है समाज को समझने का सबसे जरूरी तरीका बन गई है। क्या बन गई है? डिजिटल निर्याती, डिजिटल इथोनोग्राफी। इसका महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अब हमारा समाज केवल सड़कों पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी रहता है। डिजिटल निर्याती ऑनलाइन समुदायों के व्यवहार को समझने में मदद करती है। अब शोधकर्ता को किसी दूर देश जाने की ज़रूरत नहीं है। वह इंटरनेट के जरिए लोगों की सोच, उनके आपसी रिश्तों और उनकी नई डिजिटल संस्कृति का अध्ययन कर सकता है। यह समय और पैसे की बहुत बचत करती है और हमें समाज के उस डिजिटल सच से रूबरू कराती है जो पहले कभी देखा गया था। और आज के समय में डिजिटल पहचान को समझे बिना समाज का अध्ययन अधूरा है। तो आज जो है बिना डिजिटल पहचान के समाज का अध्ययन जो है अधूरा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न, नृवंशी विज्ञान क्या है, इसकी चर्चा कीजिए। तो चलिए हम लोग अब इथेनोग्राफी के बारे में समझते हैं। नृवंश विज्ञान जो है समाजशास्त्र का वह तरीका है जिसमें हम किसी संस्कृति को बहुत नज़दीक से जानते हैं। यह केवल बाहर से देखना या किताबों से पढ़ना नहीं है, बल्कि उस समाज के रहन सहन और भाषा और सोच का हिस्सा बन जाना है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि नृवंश विज्ञान क्या है? समाजशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके तहत हमारा समाज जो है उसका रहन सहन, भाषा और सोच एक हिस्सा बन सकता है। इसमें शोधकर्ता को उस समुदाय के बीच जाकर काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ता है, जिसे फील्ड वर्क कहते हैं, और उनकी भाषा सीखता है और अनेक जैसा बनकर, उन्हीं के साथ रहकर, उन्हीं के जैसा बनकर और उन्हीं के नज़रिए से दुनिया को देखता है। आजकल विजुअल इथेनोग्राफी का दौर है। आजकल किसका दौर है? विजुअल इथेनोग्राफी का। इसमें डायरी के साथ साथ कैमरे का भी इस्तेमाल होता है। यह पद्धति हमें समाज की गहराई और उसकी आत्मा तक लेके जाती है। नृवंश विज्ञान हमें सिखाता है कि हर समाज का अपना एक मूल्य होता है। नृवंश विज्ञान क्या सिखाता है? कि हर एक समाज का अपना एक मूल्य होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न, दृश्यों का अध्ययन करने के लिए अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। तो चलिए अब हम लोग इन्हें भी देखते हैं। तस्वीरों को केवल देखना काफ़ी नहीं है, उन्हें एक अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि एक समाजशास्त्री या इतिहासकार एक ही तस्वीर को अलग अलग नज़रिए से देखेगा, क्योंकि हम किसी भी तस्वीर को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। कोई उस तस्वीर में कुछ और देख सकेगा तो कोई उस तस्वीर में कुछ और देख सकेगा। सबका नज़रिया एक जैसा नहीं हो सकता। तो चलिए इसी में हम आगे देखते हैं। हमारा पहला दृष्टिकोण जो है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, और इसे समझते हैं। जब एक समाजशास्त्री किसी पुराने फोटो को देखता है तो वह उसमें समाज की जाति, व्यवस्था, वर्ग या जेंडर के रिश्तों को ढूंढता है। उसी प्रकार अब देखते हैं हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण, और इसे भी समझते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अंतर्गत वही जब एक इतिहासकार उसी फोटो को देखता है तो वह उसमें उस समय की पुरानी इमारतों, तकनीक या बीते हुए
समय की निशानियों को देखता है और यह दृष्टिकोण हमें दृश्यों के पीछे छिपे गहरे सामाजिक और ऐतिहासिक संदेशों को समझने में मदद करता है। तो हम किसी भी तस्वीर को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। यह हमारे नज़रिया पे पूर्णतः डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जो है सामाजिक अनुसंधान करने की दृश्य विधियों का वर्णन कीजिए। सामाजिक शोध में विजुअल मेथड्स वे औजार हैं जिनका इस्तेमाल डेटा इकट्ठा करने के लिए होता है। क्यों होता है? डेटा इकट्ठा करने के लिए विजुअल मेथड्स का प्रयोग। ये रिसर्च को मज़ेदार और जीवंत बनाती है। इसके प्रमुख विधियां नीचे दी गई है। तो चलिए सारी विधियों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है फोटो एलिसिटेशन। तो फोटो एलिसिटेशन के अंतर्गत शोधकर्ता किसी व्यक्ति को पुरानी तस्वीरें दिखाता है और उनमें उनकी यादें या विचार पूछता है। जैसे किसी बुजुर्ग को गांव की 30 साल पुरानी फ़ोटो दिखाना। तो अब हम लोग देखते हैं वीडियो डायरी। तो चलिए अब हम लोग वीडियो डायरी को देखते हैं। इसमें शोधकर्ता लोगों को खुद कैमरा पकड़ा देता है ताकि वे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को खुद रिकॉर्ड करें। इसमें हमें समाज का वह असली और अनछुआ चेहरा दिखता है जो शायद साधारण इंटरव्यू के कभी सामने ना आए। ये विधियां शोधकर्ता और जनता के बीच की दूरी को कम करती है, क्योंकि वीडियो डायरी में वही चल रहा होता है जो उस पल में हो रहा होता है, इसमें कुछ बदला नहीं रहता। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं हमारा 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न, जो है शोधकर्ता दृश्यों का अध्ययन कैसे करता है और इसके चरणों पर चर्चा कीजिए। तो चलिए अब हम लोग शोधकर्ता दृश्यों के अध्ययन को देखते हैं। दृश्य अध्ययन एक वैज्ञानिक काम है जो कुछ व्यवस्थित चरणों में पूरा होता है। शोधकर्ता इसे बहुत ही सावधानी और नियम के साथ करता है, जिसमें कि पहला है चयन। तो चलिए देखते हैं कि शोधकर्ता चयन कैसे करता है। सबसे पहले उन तस्वीरों या वीडियो को चुना जाता है जो शोध के काम की हो और विषय से मेल खाती हो। जैसे सबसे पहले शोधकर्ता क्या देखता है कि उसका जो सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए और जो उसकी तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, जो माहौल है, वो उसके विषय के अकॉर्डिंग मैच खानी चाहिए। वो तभी सिलेक्शन करता है, यानी कि चयन करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन। तो इसे भी देखते हैं। फोटो में जो भी कुछ दिखाया जा रहा है उसे बिना किसी भेदभाव या अपनी राय जोड़े विस्तार से लिखा जाता है। वर्णन में क्या होता है कि जो भी कुछ दिखता है फ़ोटो में उसे बिना किसी भेदभाव के साथ क्या किया जाता है, बिना राय जोड़े वो जैसा दिखता है उस फोटो में डिट्टो वैसा ही लिख दिया जाता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव नहीं डाला जाता। तो आइए अब इसे ख़त्म कर विश्लेषण को देखते हैं। अब विश्लेषण में क्या होता है, यहाँ शोधकर्ता यह देखता है कि इन तस्वीरों में समाज का क्या संदेश छिपा है। क्या यह फोटो समाज के संघर्ष को दिखा रही है या किसी परंपरा को। अंत में इन सभी जानकारियों को जोड़कर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है और हमें पता चल जाता है कि शोधकर्ता जो है बहुत ही ज़्यादा सावधानी और नियम से इन सभी कामों को करता है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न, दृश्य के माध्यम से समाज को समझने की पद्धतिगत रूपरेखा पर चर्चा कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं दृश्य के माध्यम से समाज को समझने की पद्धतिगत रूपरेखा पर चर्चा कीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसे देखते हैं। विजुअल के जरिए समाज को समझना केवल फ़ोटो खींचना नहीं है, बल्कि एक पद्धतिगत ढांचे यानी कि मेथोडोलॉजिक फ्रेमवर्क के तहत काम करना है। यह ढांचा शोधकर्ता को सही रास्ता दिखाता है। तो विजुअल के जरिए समाज को समझना क्या है, एक पद्धतिगत ढांचे के तहत काम करना है। तो इसमें तय किया जाता है कि
दृश्यों को डेटा की तरह कैसे इस्तेमाल करना है, क्या हमें ऐतिहासिक फ़ोटो लेनी है या खुद वीडियो बनानी है। इसके बाद यह देखा जाता है कि इन दृश्यों को समाज के किन सिद्धांतों जैसे कि वर्ग या संस्कृति के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। यह रूपरेखा हमें फ़ोटो और लिखित जानकारी का सही तालमेल बनाना सिखाती है। यह क्या करती है कि फ़ोटो और लिखित जानकारी का सही तालमेल बनाना सिखाती है। इसके बिना दृश्य अध्ययन केवल एक मनोरंजन बनकर रह जाएगा, जबकि इस ढांचे के साथ वह एक गंभीर वैज्ञानिक शोध बन जाता है। तो हमने समझा क्या कि इसके बिना जो है दृश्य अध्ययन केवल एक मनोरंजन बनकर रह जाएगा, जबकि इस ढांचे के साथ वह एक गंभीर वैज्ञानिक शोध बन जाता है। इसका तालमेल बिठा के चलना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, दृश्य मानव विज्ञानी सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम लोग दृश्य मानव विज्ञानी समाज परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उसके उत्तर को देखते हैं। आज की टेक्नोलॉजी ने समाज में बदलावों को समझना बहुत आसान बना दिया है। विजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ड्रोन और हाई क्वालिटी कैमरों का इस्तेमाल करते हैं ताकि समाज के बदले रूपों को रिकॉर्ड किया जा सके। समाज के बदले रूपों को क्या किया जा सके, रिकॉर्ड किया जा सके। तो हम उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इससे उदाहरण को देखते हैं। अगर हमें किसी शहर को बढ़ते हुए देखना है तो हम टाइम लैंप जैसे फोटोग्राफी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? टाइम लैप्स का। तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम सालों पुराने वीडियो और आज की स्थिति को तुलना करके यह साफ देख सकते हैं कि लोगों की जीवन शैली और संस्कृति में क्या बदलाव आए हैं। तकनीक ने बदलाव के अध्ययन को बहुत ही सटीक और पारदर्शी बना दिया है। तकनीक ने क्या किया है कि बदलाव के जो अध्ययन है उसको काफ़ी सटीक और एकदम पारदर्शी यानी कि साफ बना दिया है। तो हमने देखा कि विजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन और हाई क्वालिटी की कैमरों का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में दृश्य प्रवृत्ति यानी कि विजुअल टर्न पर चर्चा कीजिए। तो चलिए अब हम लोग समाज शास्त्र और मानव शास्त्र को देखते हैं। पिछले कुछ सालों में इन विषयों में विजुअल टर्न बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पहले शोधकर्ता केवल लिखने पढ़ने पर ध्यान देते थे, लेकिन अब कैमरा उनकी रिसर्च का ज़रूरी हिस्सा है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि अब समाज की सूक्ष्म बारीकियां और मानवीय भावनाएं रिकॉर्ड हो रही है। अब जो है क्या हो रही है कि कैमरा के जरिए जो है समाज की जितनी भी सूक्ष्म भावनाएं हैं, सूक्ष्म बारीकियां हैं, छोटे छोटी बातों को कैमरा के जरिए कैद किया जा रहा है। मानव शास्त्र में इसके जरिए पुरानी कलाओं को बचाया जा रहा है और वहीं समाज शास्त्र में यह गरीबी और जेंडर जैसे मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से उठा रहा है। अब दृश्य केवल सजावट नहीं बल्कि ठोस सामाजिक सबूत बन चुके हैं। इस प्रवृत्ति ने इन विषयों को न केवल वैज्ञानिक बनाया है बल्कि आम लोगों के लिए इन्हें समझना और भी ज़्यादा रोचक बना दिया है। तो इस प्रवृत्ति के जरिए क्या हुआ है कि अब जो आम लोग हैं वो भी इसे आसानी से समझ सकते हैं और उनको ये रोचकपूर्ण भी लगता है, उनको इंटरेस्ट आता है इसको जानने में, इसको समझने में। और पहले जब वैज्ञानिकी तरीका नहीं था तो ये काफ़ी बोरिंग लगता था। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, समाज शास्त्रीय अनुसंधान में छवियों के उपयोग पर चर्चा कीजिए। तो चलिए अब हम लोग समाज शास्त्रीय अनुसंधान को देखते हैं कि उनमें कौन कौन से छवियों की उपयोग हुए थे। समाज शास्त्रीय शोध में छवियां यानी कि इमेजेस समाज की उन सच्चाइयों को दिखाती है जो अक्सर छिप जाती है। छवियां केवल फोटो नहीं बल्कि समाज का एक बोलता हुआ दस्तावेज होती है। छवियां जो है क्या होती है, समाज का एक बोलता हुआ दस्तावेज होती है। उदाहरण से हम समझें तो अगर हम विज्ञापनों में महिलाओं की रिपोर्ट की तुलना करें तो पता चलेगा कि समाज में उनके प्रति सोच कैसे बदली है।
पहले उन्हें केवल घर में दिखाया जाता था, बट अब वह सशक्त भूमिकाओं में दिखती है। इसी तरह किसी आंदोलन की तस्वीरें समाज के संघर्ष और एकता को बखूबी दर्शाती है। छवियां हमें वह सब बात बता देती है जो शायद लोग डर कर या संकोच की वजह से शब्दों में ना कह पाएं। और छवियां शोध को एक नई गहराई प्रदान करती है। छवियां क्या करती है? शोध को एक बहुत और अच्छी और एक गहराई वाली शब्द और शोध प्रदान करती है। अंततः हम कह सकते हैं कि छवियों के द्वारा जो है हमें काफ़ी कुछ आसानी से समझ में आ सकता है, और छवियां हमारे लिए काफ़ी आसान और एक बहुत अच्छा तरीका है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे 15वें महत्वपूर्ण प्रश्न पर। एक सामाजिक अनुसंधान में वीडियो प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय संबोधित किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में वीडियो प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय कौन कौन से संबोधित किए जाने वाले प्रमुख मुद्दे आते हैं, और इसे समझते हैं। सामाजिक तौर पे कहे तो शोध में वीडियो का इस्तेमाल करना जितना आधुनिक लगता है, इसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी होती है जिन्हें शोधकर्ता को हल करना पड़ता है। तो गंभीर चुनौतियां जो होती है शोधकर्ताओं को वीडियो में या फिर उसको कैमरे के सामने उसको हल भी करना पड़ता है शोधकर्ताओं को। तो चलिए हम लोग उस परेशानियों को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला है कैमरे का प्रभाव। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कैमरे का प्रभाव। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब लोग कैमरा देखते हैं तो वे स्वाभाविक व्यवहार करना बंद कर देते हैं। शोधकर्ता को समाज में इतना घुलना मिलना पड़ता है कि लोग कैमरे की मौजूदगी को भूल जाएं। मतलब जब कोई भी व्यक्ति जैसे कैमरा के सामने आता है तो वह मतलब उसको पता चल जाता है कि अगर कैमरा है वहाँ पे, तो उसका रिएक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हेजिटेट होने लग जाता है, उसको ये फील होने लग जाता है कि हाँ यहाँ कैमरा है, और वो अपनी एक्टिविटी को चेंज कर देता है। इसीलिए शोधकर्ता को समाज में इतना घुलना मिलना पड़ता है कि वो कैमरा रख दे, कैमरा लगा दे, बट जो लोग हैं वो कैमरे की मौजूदगी को भूल जाएं, उन्हें ये ना लगे कि कैमरा यहीं पर है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा मुख्य बिंदु देखते हैं। अब तो नैतिकता और गोपनीयता के अंतर्गत जो है लोगों के चेहरे और उनकी निजी बातें कैद होती है, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि डेटा सुरक्षित रहे और उसका उपयोग केवल शोध के लिए हो। बिना अनुमति के किसी की पहचान उजागर करना एक बड़ा कानूनी और नैतिक मुद्दा बन सकता है। तो अगर हम बिना किसी के कंसेंट के उसका पहचान या फिर उसका वीडियो को उजागर करते हैं तो यह एक कानूनी और नैतिक मुद्दा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने 15 महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस को किए हैं। अब बारी है शॉर्ट नोट्स की। तो चलिए इन शॉर्ट नोट्स को भी पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बनाते हैं। अगर आप इन नोट्स को और भी अच्छे से और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज करके PDF परचेज़ कर सकते हैं और इस नोट्स को बारीकी से और अच्छे से पढ़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर और एकदम गेम चेंजर बना सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 और इसे समझते हैं। हाइपर मीडिया क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो चलिए हम लोग हाइपर मीडिया को समझते हैं। हाइपर मीडिया एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जो केवल टेक्स्ट यानी कि लिखावट तक सीमित नहीं है। इसमें ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है ताकि जानकारी को और भी रोचक बनाया जा सके। तो हाइपर मीडिया के तहत क्या होता है, ग्राफिक्स को जो है ना वीडियो, हाइपरलिंक्स, ऑडियो सबके साथ जोड़ दिया जाता है, इसको मिक्स कर दिया जाता है ताकि ये जो है काफ़ी रोचक और काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाए। तो चलिए अब हम लोग इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। अरैखिक ढांचा। चलिए तो अरैखिक ढांचा को समझते हैं। इसमें पाठक को क्रम से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और रैखिक ढांचा में पाठक को जो है ना क्रम से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, वह अपनी पसंद के अनुसार एक लिंक से दूसरे लिंक जैसे वीडियो से सीधा फोटो पर जा सकता है।
तो अरैखिक ढांचा के अंतर्गत क्या होता है कि वह जो है एक लिंक से दूसरे लिंक तक आसानी से जा सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटरैक्टिव अनुभव। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है इंटरैक्टिव अनुभव के अंदर। यह उपयोगकर्ता को जानकारी के साथ जुड़ने का मौका देता है। इसमें दृश्य और श्रव्य यानी कि ऑडियो जो है विजुअल माध्यम का मेल होता है, जिससे जटिल सामाजिक मुद्दों को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो कोई भी कठिन जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उसको इंटरैक्टिव अनुभव के जरिए समझने से काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों का मेल हो जाता है, यानी कि ऑडियो जो है विजुअल हो जाता है। तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। यह है दृश्यपरक सामाजिक अनुसंधान में मल्टीमीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं दृश्यपूरक सामाजिक अनुसंधान में मल्टीमीडिया के बारे में। दृश्य पूरक यानी कि विजुअल शोध में मल्टीमीडिया एक पावरफुल टूल की तरह काम करता है। यह शोधकर्ता को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे फोटो, वीडियो और ग्राफिक्स के माध्यम से डेटा पेश करने की आज़ादी देता है। मल्टीमीडिया की मदद से समाज के उन अनछुए पहलुओं को दिखाया जा सकता है जिन्हें सिर्फ लिखकर नहीं समझाया जा सकता। यह शोध को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाता है, क्योंकि यह दर्शक को खुद उनके दृश्यों को देख सकते हैं और जिन पर शोध आधारित है। अंततः हम कह सकते हैं कि दृश्य पूरक शोध में मल्टीमीडिया का जो एक पावरफुल रोल है वह शोध को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाता है। अब हम लोग देखते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं 18वां महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। दृश्यपरक नृत्यों में प्रारंभिक मानव विज्ञानियों की रुचि पर एक टिप्पणी लिखिए। तो चलिए हम लोग दृश्यपरक नृजाति में प्रारंभिक मानव विज्ञानियों की रुचि को देखते हैं। शुरुआती के दौर में मानव विज्ञानी जैसे मार्गरेट मीड और ग्रेगरी बेटसन इस बात को लेकर बहुत उत्साहित थे कि कैमरामैन समाज को रिकॉर्ड करने का एक वैज्ञानिक तरीका हो सकता है। कैमरामैन क्या हो सकता है? समाज को रिकॉर्ड करने का एक वैज्ञानिक तरीका। उनकी रुचि मुख्य रूप से लुप्त हो रही है और संस्कृतियों और जनजातियों के रहन सहन को फ्रीज करने में थी। उन्हें लगता था कि जो बातें डायरी में नहीं लिखी जा सकती उन्हें कैमरा में हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। और अंततः इसी रुचि के कारण विजुअल एनेथोग्राफी की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर फिल्म और फोटोग्राफी को मानव शास्त्र का अनिवार्य हिस्सा बना दिया। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमने ये भी समझा कि मानव विज्ञानी जैसे मार्गरेट मीड और ग्रेगरी बेटसन के इंटरेस्ट के कारण, उनके रुचि के कारण विजुअल एंथोग्राफी की नींव पड़ी थी। किसकी नींव पड़ी थी? विजुअल एंथोग्राफी की। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा 19वां महत्वपूर्ण प्रश्न और उसे समझने का प्रयास करते हैं। मानव शास्त्रीय अध्ययन में फिल्मों और फोटोग्राफी के उपयोग का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न पे हम लोग समझेंगे कि फिल्मों और फोटोग्राफी के उपयोग में क्या क्या से डिफरेंसेस हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं। तो चलिए उसे समझने का प्रयास करते हैं। मानव शास्त्र में फिल्मों और फोटो का उपयोग डेटा इकट्ठा करने और उसे पेश करने के लिए किया जाता है। उसे किस चीज़ के लिए किया जाता है? कि डाटा को इकट्ठा करने के लिए और उसको पेश करने के लिए क्या किया जाता है? फोटो का और फिल्मों का उपयोग। इसके मुख्य उपयोग इस प्रकार हैं। तो चलिए इसके उपयोगों को समझते हैं, जिसमें कि पहला है दस्तावेजीकरण। तो चलिए हम लोग दस्तावेजीकरण को समझते हैं। इसका उपयोग समुदायों की कला, नृत्य, भाषा और परंपराओं का स्थायी रिकॉर्ड बनाने के लिए होता है। तो दस्तावेजीकरण का उपयोग क्या चीज़ करने के लिए होता है? समुदायों की कला, नृत्य की और भाषा की परंपराओं का स्थायी रिकॉर्ड बनाने के लिए होता है। तो चलिए हम लोग विश्लेषण को देखते हैं।
विश्लेषण में क्या होता है? शोधकर्ता बाद में वीडियो को बार बार देखकर बारीक सामाजिक संकेतों और शारीरिक भाषा यानी कि उसके बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन कर सकते हैं, जो पहली नज़र में छूट सकते हैं। यह तकनीक शोध को अधिक वैज्ञानिक गहराई प्रदान करती है। यह जो तकनीक है विश्लेषण की, वह क्या करती है? वैज्ञानिक को काफ़ी गहराई प्रदान करती है शोध में। तो विश्लेषण के अंतर्गत क्या कर सकता है कि शोध जो है दोबारा उसको गहराई से अध्ययन कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20, दृश्य नृवंश विज्ञान में संवेदनशीलता और व्यक्ति परकता से आप क्या समझते हैं? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दृश्य नृवंश विज्ञान में व्यक्ति परकता से हम क्या समझते हैं। दृश्य नृवंश विज्ञान में शोधकर्ता का अपना नज़रिया बहुत मायने रखता है। व्यक्ति परकता का अर्थ है कि कैमरा वही दिखाता है जो शोधकर्ता दिखाना चाहता है। कि व्यक्ति परकता का अर्थ होता है कि कैमरा जो है हमें वही दिखाता है जो शोधकर्ता दिखाना चाहता है, जिससे सच्चाई एक तरफा हो सकती है। वहीं संवेदनशीलता का मतलब है कि शोधकर्ता उस समुदाय की भावनाओं और प्राइवेसी का सम्मान करे। फिल्म बनाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी की संस्कृति का मजाक ना उड़े या उन्हें गलत तरीके से पेश ना किया जाए। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही एक अच्छे शोध की पहचान है। तो हमने समझा कि दृश्य नृवंश विज्ञान के अंतर्गत कैमरा में हम वही देखते हैं जो हमें कैमरामैन दिखाना चाहता है, जो हमें दिखाया जाता है। हम वो नहीं देख सकते जो हम चाहते हैं या फिर हम जो सोचते हैं, हमें वो वही दिखाया जाएगा जैसा कि हम कैमरा में देख रहे हैं, जैसा कि एक शोध फिक्स करता है कि हमें ये दिखाना है। और जो इसके बीच का संतुलन बना लेता है, जैसे कि फिल्म को कैसे बनाना है जो मीडिया में भी परफेक्ट हो और हमें भी अच्छा लगे, उसका संतुलन जो बना लेते हैं वही एक अच्छे शोध की पहचान होती है। अब देखते हैं हमारा 21वां महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रत्यक्ष सिनेमा डायरेक्ट सिनेमा का क्या अर्थ है? चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं, इस पे व्याख्या कीजिए। प्रत्यक्ष सिनेमा फिल्म निर्माण की एक ऐसी शैली है जिसमें फिल्मकार कहानी में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता और ना ही पीछे से कोई केमिस्ट्री सुनाई देती है। कैमरा केवल एक ही दीवार पर बैठी मक्खी की तरह चुपचाप घटनाओं को रिकॉर्ड करता है और इसका मकसद समाज को वैसा ही दिखाना है जैसा वह असल में है, बिना किसी बनावट या काट छाट के। यह शैली दर्शकों को अपनी खुद की राय बताने की आज़ादी देती है। अंततः हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष सिनेमा के अंतर्गत कैमरा जो रियल होता है उसे ही दिखाता है, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं आता, जैसे कि फिल्मकार उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता है। कैमरा वही देखता है जो समाज में उस वक्त उस पल हो रहा होता है। वह एक्स्ट्रा कोई भी उसमें अपडेट नहीं होता, उसमें एक्स्ट्रा कोई भी कमेंट्री सुनाई नहीं देती है और कैमरा बस वही रिकॉर्ड करता है जो उसके सामने उस समय उस पल में हो रहा होता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दृश्य मानव विज्ञान में हाइपर मीडिया के अर्थ पर चर्चा कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दृश्य मानव विज्ञान में हाइपर मीडिया के अर्थ पर चर्चा करते हैं। दृश्य मानव विज्ञान में हाइपर मीडिया का अर्थ है एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां शोध की रिपोर्ट, उससे जुड़ी वीडियो क्लिप्स, फोटो और मैप्स सब एक साथ उपलब्ध हो। यह पारंपरिक किताबों से अलग है क्योंकि इसमें पाठक सीधे उस संस्कृति के वीडियो पर क्लिक करके उसे देख और सुन सकता है। यह मानव शास्त्रीय डेटा को केवल विशेषज्ञों तक सीमित न रखकर आम लोगों के लिए भी सुलभ और समझने का योग्य बनाता है। अंततः हमने समझा कि दृश्य मानव विज्ञान में हाइपर मीडिया का अर्थ होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा जहाँ पे शोध की रिपोर्ट जो होती है उससे जुड़ी वीडियो क्लिप्स और फोटो और मैप्स सब एक साथ उपलब्ध होती है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 23, और उसे समझने का प्रयास करते हैं।
फिल्म और वीडियो में क्या क्या अंतर है, चर्चा कीजिए। तो चलिए अब हम लोग डिफरेंस समझने का कोशिश करते हैं मूवी और ऑडियो में। फिल्म और ऑडियो में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो तकनीकी और सामाजिक रूप से फिल्म और वीडियो में बड़ा अंतर होता है। तो चलिए पहले फिल्म को समझते हैं। यह फोटोकेमिकल प्रक्रिया पर आधारित होती है और इसे बहुत बड़े पर्दे के लिए बनाया जाता है। इसे अक्सर अधिक कलात्मक और औपचारिक माना जाता है। फिल्म को क्या माना जाता है? अधिक कलात्मक और औपचारिक। और ये एक कैसी प्रक्रिया है? ये एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया पर आधारित होती है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को देखते हैं और इसे समझते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम है। ऑडियो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम है। वीडियो अधिक सस्ता, पोर्टेबल और इस्तेमाल में आसान होता है। सामाजिक शोध में वीडियो का अधिक महत्व है क्योंकि इसे तुरंत देखा जा सकता है और लंबे समय तक रिकॉर्डिंग करना इसमें आसान होता है। तो वीडियो के अंतर क्या होता है कि वीडियो अधिक सस्ता हो जाता है, पोर्टेबल होता है और इस्तेमाल में भी आसान होता है, जिससे क्या होता है, शोध को वीडियो का अधिक महत्व मिलता है, जिसे तुरंत देख सकते हैं और लंबे समय तक उस रिकॉर्डिंग को रखना भी आसान होता है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नृवंश विज्ञान अनुसंधान में वीडियो रिकॉर्डिंग के लाभों का वर्णन कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नृवंश विज्ञान अनुसंधान में वीडियो रिकॉर्डिंग के लाभ। वीडियो रिकॉर्डिंग शोधकर्ताओं के लिए एक तीसरी आंख की तरह काम करती है। कैसे काम करती है? तीसरी आंख की तरह। और इनके प्रमुख लाभ कुछ इस प्रकार हैं। तो चलिए इनके लाभों को देखते हैं। सबसे पहला है स्थायी डेटा। तो चलिए स्थायी डेटा को समझने का प्रयास करते हैं। इसे कभी भी और कितनी भी बार देखा जा सकता है, जिससे डेटा के गलत होने की संभावना कम हो जाती है। तो स्थायी डेटा क्या होता है? वो परमानेंट होता है और उसको कभी भी और कितने भी बार देखा जा सकता है। जैसे कि हम लोग यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोडेड रहता है तो हम उसको कभी भी देख सकते हैं और कितनी भी बार देख सकते हैं। उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं लगा हुआ रहता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ रहता है कि हम इतना ही बार देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले मुख्य बिंदु को देखते हैं, सूक्ष्म विवरण, और इसे भी समझते हैं। वीडियो के जरिए हम लोगों के चेहरे के हाव भाव, बातचीत का लहजा और वातावरण की आवाज़ों को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो लिखकर बताना संभव नहीं है। यह रिसर्च को बहुत अधिक जीवंत और प्रामाणिक बना देता है। तो जिन चीज़ों को हम सामान्यतः लिखकर नहीं बता सकते हैं और उसके हाव भाव को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग सूक्ष्म विवरण का प्रयोग करते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि रिसर्च को बहुत अधिक जीवंत और प्रामाणिक को बना देता है सूक्ष्म विवरण। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है मल्टीमीडिया और हाइपरमीडिया की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। तो चलिए अब हम लोग मल्टीमीडिया और हाइपरमीडिया की भूमिकाओं को देखते हैं। दृश्य निर्वंश विज्ञान में ये दोनों माध्यम सूचनाओं के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मल्टीमीडिया और हाइपरमीडिया जो हैं, दृश्य निर्वंश विज्ञान में काफ़ी भूमिका बहुत ज़्यादा निभाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसके पहले मुख्य बिंदु को, जो है मल्टीमीडिया, और इसे समझते हैं। मल्टीमीडिया क्या होती है? जो अलग अलग माध्यमों जैसे कि फ़ोटो, आवाज़, टेक्स्ट को एक साथ लाकर शोध में समृद्ध बनाता है। मल्टीमीडिया के तहत हम कह सकते हैं कि जिसमें कि फ़ोटो भी हो, आवाज़ भी हो, टेक्स्ट भी हो, सब कुछ को एक साथ मिक्स करके क्या बना दिया जाता है? मल्टीमीडिया के अंतर्गत बना दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे बिंदु को देखते हैं, हाइपरमीडिया। यह इन माध्यमों को आपस में जोड़कर एक ऐसा ढांचा तैयार करता है जहां जानकारी लिंक्स के रूप में मौजूद होती है। जानकारी कैसे मौजूद होती है? एक लिंक्स के रूप में। ये दोनों मिलकर शोध को अधिक इंटरैक्टिव बनाते हैं और जटिल सांस्कृतिक डेटा को आसान तरीके से जनता तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हाइपरमीडिया कैसे काम करता है? तो लिंक्स के रूप में काम करता है। किसी भी, जैसे कि वीडियो में, किसी टेक्स्ट में हम लिंक को ऐड कर देते हैं जिससे कोई और लिंक कनेक्ट हो जाता है, और इसी को हाइपरमीडिया बोलते हैं। और एक लिंक से मतलब हम एक ऐप से किसी और ऐप में, किसी एक से
अंततः हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हाइपरमीडिया जो है एक लिंक से दूसरे लिंक को कनेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, आज की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो और अपने नोट्स के साथ इसी प्रकार बनी रहूं, तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप और अच्छे से इस नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप मैसेज करके इसके PDF को परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।